अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम एम.ए. राहत का उर्दू नावल काला जादू की आरजू पेश कर रही। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। बुरी तरह निडाल हो गया था। दिल पर एक अजीब सा बोझ लिए वापस आया और अपने कमरे में आकर पड़ा रहा। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या मामू रियाज भी इनके साथ मुरादाबाद से आए थे? मुरादाबाद? लेकिन वो फौरन ही मुरादाबाद चले तो नहीं गए होंगे। शक्तिपुर में न जाने कहाँ ठहरे होंगे। बहरहाल शक्तिपुर भी इतनी छोटी जगह नहीं थी कि मैं एक एक घर में झांक कर इन्हें तलाश कर सकता। आह, मेरी बदनसीबी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। अगर हिम्मत करके मामू रियाज से मिल ही लेता तो क्या हो जाता। जो होना है वो तो हर कीमत पर ही होगा। एक बार फिर वो मेरे हाथ से निकल गए थे। जी चाह के दीवाना वार बाहर निकल जाऊं। गली गली कुचे कुचे मैं मामू रियाज पुकारता फिरूं। लेकिन इससे क्या होगा? शक्तिपुर में ज्यादा अच्छे होटल तो नहीं थे, लेकिन वो नवाब किस्म के आदमी थे। हो सकता है किसी होटल ही में ठहरे हों। एकदम से उठकर बैठ गया। ये फैसला किया कि होटलों के चक्कर लगाऊं, मालूम करूं। लेकिन नाम पता भी तो मालूम नहीं था। दीवानगी ही थी मेरी। मैं मामू रियाज को फिर से खो बैठा था। लेकिन मामू रियाज आखिर वो यहाँ कैसे आए? वो तो इन चक्करों में कभी नहीं थे। ये अंदाजा तो जरूर हो रहा था मुझे कि वो शौकीन साहब जो अजीब सा हुलिया बनाए हुए थे मामू रियाज को लाए होंगे अपने साथ। वरना मामू रियाज तो बड़े नेक फितरत आदमी थे। लेकिन वो मजबूर कैसे हो गए? बहुत सी बातें थीं वो जहन में चकरा रही थी, लेकिन जवाब किसी बात का नहीं मिल रहा था। बड़ा दुख हुआ था मुझे अपने इस हमाकत पर। ज्यादा से ज्यादा ये तो किया जा सकता था कि मामू रियाज का पीछा करके इनके ठिकाने का पता लगा लिया जाता और फिर इनसे मिलता। दिल मेरे मुख्तलिफ सवालात के जवाब खुद ही दे रहा था। हो सकता है मामू रियाज से मिलने के बाद सूरत हाल कुछ और ज्यादा परेशान कुन हो जाती। वो मुझे ना छोड़ते, घर ले जाते, अम्मी और अब्बा के पास ले जाते और फिर मैं इनके साथ रहता और वो मुसीबतों का शिकार हो जाते। जो कुछ हुआ बेहतर ही हुआ। मैं ठंडी सांस लेकर सोचा। माँ बाप को, बहन भाई को याद करके आंखों में आंसू भर आए थे। ये आंसू न जाने कब तक तकिया भुगोते रहे थे और भीगते हुए तकिए पर रुखसार रखकर सो गया। आंसू की ठंडक ख्वाब आवर बन गई थी। सुबह दिल बड़ा बोझल था। सारा दिन बेकैफ गुजरा। शाम हुई, रात हो गई, लेकिन अब मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई थी। इससे ज्यादा यहाँ रुकना मुमकिन नहीं था। मुझे अंदाजा हो गया था किसी से रिश्ता कायम हो जाए, किसी से टूट जाए, लेकिन भूरिया चरण मुझे नहीं छोड़ेगा, कहीं नहीं छोड़ेगा। वो हर जगह पहुंच सकता है। मुझे अपने काम पर आमादा करने के लिए वो हर गुर आजमा सकता है। यहाँ बहुत से लोग थे, हर एक का अपना मामला था। किसी को भी मेरी वजह से नुकसान पहुंच सकता था। अलबत्ता एक अंदाजा मैं बारहा लगा चुका था। भूरिया चरण ने अब तक सिर्फ इन लोगों को सफा हस्ती से मिटाया था जो मेरी कहानी से या इससे वाकिफ होते थे या जो मेरे इस मसले के लिए कुछ करने पर आमादा हुए थे। जिन लोगों को इस बारे में कुछ नहीं मालूम होता वो महफूज रहते थे। फिर भी खतरा तो रहता है। यहाँ मुझे बहुत सी परेशानियां थी। ज़मीर इस माहौल को बर्दाश्त नहीं कर रहा था। ये लोग कुछ भी थे, मेरे हक में बुरे नहीं थे। अगर मेरी वजह से इन्हें नुकसान पहुंचा तो कुछ नहीं कर सकूंगा इनके लिए। शकनता और किशना का मामला था। पुलिस थी, न जाने क्या क्या था। यहाँ से अब निकल जाना चाहिए। आखिरी फैसला कर लिया। बहुत वक्त गुजरा था यहाँ आलमी बेहोशी में और अब आलमी होश में रमा देवी के एहसानात भी याद थे। जाने से पहले इनका शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी था। एक कागज और कलम तलाश किया मैंने और लिखने बैठ गया। मैंने लिखा, रमता जी, बड़े फख्र से, बड़े मान से मैं आपको माता जी कह सकता हूँ। इस दिन आपने कहा था कि मैं होश में आऊंगा तो इस जगह को बुरा समझूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। मैं इस वक्त होश में आ चुका था, सब कुछ जान चुका था, सब कुछ समझ चुका था। रमा जी, इस दुनिया को मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखा। जितना देखा वो मुझे बताता है कि माँ किसी की शक्ल में हो, माँ होती है। मेरा मसला कुछ और है। मैं एक मुसलमान लड़का हूँ और अपनी गलतकारियों के इज़ाब में गुजर रहा हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरी नहुसत मेरे सर पर सवार हो जाती है और नुकसान पहुँचाती है। कई बार का तजर्बा है और मैं इस घर में अपनी नहुसत नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए यह घर छोड़ रहा हूँ। अगर मैं इन नहुसतों को शिकस्त दे सका तो एक बार अकीदत के फूल लेकर आपके घर जरूर आऊंगा और आपको बड़ी महफिल में माँ कहकर पुकारूंगा, क्योंकि आप इस काबिल हैं कि आपको माँ कहा जाए। आपका बदनसीब रतन। ये कागज तह करके तकिए पर रखा। बाहर निकला तो मालती नजर आई। मैंने इसे रोका। मालती, कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास? कितने रतन जी? 200-400।
ये 200-400 हैं और ला दूं? नहीं बस काफी हैं, मैंने कहा और पैसे जेब में डालकर बाहर निकल आया। बहुत अफसरदा था। दुनिया के लिए ये बहुत बुरी जगह थी, लेकिन मुझे यहाँ बहुत प्यार मिला था, बड़ी अपनायत मिली थी। दिल दुख रहा था इस जगह को छोड़ते हुए। सीधा रेलवे स्टेशन का रुख किया और जो पहली ट्रेन आई इसमें बैठ गया, ये मालूम किया बगैर कि ये कहाँ जा रही है। रेल में तरह तरह के लोग बैठे हुए थे, हमेशा ही होते थे। ये मेरा पहला सफर तो नहीं था। ये सब मुझसे कितने मुख्तलिफ हैं। बेशक इनके साथ मसाइल होंगे, लेकिन मुझसे मुख्तलिफ। ये इनका हाल तो पा सकते हैं, मेरी मुश्किल का कोई हाल तो दूर दूर तक नहीं है। मेरे जहन में तो कोई रास्ता ही नहीं आता, न जाने मेरी इंतहा क्या है। अब तो दर्द ही दवा बनता जा रहा था। इतनी मुश्किलें आ गई थीं मेरी जिंदगी में कि आने वाले किसी मुश्किल का खौफ बाकी नहीं रह गया था। हाँ, इतना जरूर कर सकता था कि किसी और को अपनी मुश्किल का शिकार न होने दूं, और ये कर भी रहा था। इन मुश्किलात में जीना सीख रहा था, मगर इन मोहब्बतों का क्या करता जो दिल के गोशे में जागजीन थी। इन प्यारों को कैसे भूल सकता था जिनके साथ होश की सुबह हुई थी। सच्ची बात है कि अब तो जिंदगी में दिलचस्पी ही नहीं रह गई थी। मुझ पर बहुत से मुकदमे कायम थे। हो सकता है अब तो मुझ पर कोई इनाम भी रख दिया गया हो। गिरफ्तार हो जाऊं तो कुछ बुरा भी ना होगा, मगर वो मनहूस मुझे मरने तो दे। आंखों में कुनुदगी सी आ गई, शायद कुछ नींद के झोंके भी आए थे। करीब बैठे हुए उधेड़ उम्र शख्स ने हमदर्दी से एक तरफ सरकते हुए कहा, नींद आवत रे बेरा, लो लेट जाओ, सो जाओ, हम जागत रहें। नहीं बाबा जी शुक्रिया, आपको तकलीफ होगी। ना पुतना, काहे की तकलीफ, सफर है कितना, कट जावेगा, लेट जाओ। आप मुझसे बातें करें बाबा जी। चुपचाप बैठा हुआ था, इसलिए नींद के झोंके आने लगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी मर्जी। आप कहाँ जा रहे हैं बाबा जी? बीकानेर, हमार बिटिया की ससुराल है, वहाँ इसे लेने जावत है। कहाँ के रहने वाले हैं? गांव हमार रतौली है, सिक्के का काम करे हैं हुआ, 20 घर लगा रखे हैं, मौला गुजर करा दियो। मोहम्मद शख्स ने कहा, मगर इसके अल्फाज मेरे लिए किसी धमाके से काम नहीं थे। रतौली का नाम मेरे लिए बड़ी अहमियत का हामिल था। मैंने किसी कदर बेसब्री से पूछा, आप रतौली के रहने वाले हैं? हाँ बेरा, क्यों, क्या नाम है आपका? इमाम बख्श। बाबा इमाम बख्श, आप तो वहाँ के रहने वाले सब लोगों को जानते होंगे। वहाँ पुरखों से आबाद हैं, पर अब नई नगरी बस गई है हुआ, कुछ नए लोग आबाद हुए हैं। वहाँ एक नेक बुजुर्ग रहते थे, बड़े सच्चे और दीनदार आदमी थे। मैं इनका नाम भूल गया हूँ। पुराने आबाद थे। हाँ, बहुत पुराने, मैंने उम्मीद भरे लहजे में कहा। बड़े अच्छे अच्छे मनोई आबाद हैं वहाँ। इब्राहिम नानद हैं, हमीदुल्लाह खान हैं, अलीमुद्दीन खान मरहूम थे, गुलाब अली थे। बेचारे हिंदू मुसलमानों के झगड़े में मारे गए। दिमाग में झनाका सा हुआ। एक नाम शनासा सा था, 100% चांद खान ने यही नाम लिया था, अलीमुद्दीन खान, और यही नाम था। मैंने बेइख्तियार कहा, हाँ अलीमुद्दीन खान, अलीमुद्दीन खान। फौत हो गए बेचारे, दमा दम लेकर टला, दमे के मरीज थे, और फिर उम्र भी 80 साल हो गई थी। इंतकाल हो गया इनका। मैंने डूबती हुई आवाज में कहा, लो आज की बात है, 7-8 साल हो गए। कोई रिश्तेदार थे तुम्हारे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अजीब सी कैफियत हो रही थी, रोशनी अंधेरा, रोशनी अंधेरा, यही हुआ था आज तक। वहाँ एक पुरानी मस्जिद थी जिसमें किसी नामालूम बुजुर्ग का मजार था। बलाखिर मैंने कहा, इसी पर तो झगड़ा चला था। कमजाद हरिया लाल ने सरकार से 8 बेग जमीन खरीदी थी, और पुरानी मस्जिद की जमीन भी इसी जमीन के बीच आ गई थी। हरिया लाल वहाँ आबादी करना चाहता था, सो इसने मस्जिद पर भी नजर डाली, और मुसलमान उठ खड़े हुए। बस भैया लठ चले, सर खुले, 6 आदमी मारे गए, 4 मुसलमान 2 हिंदू। पुलिस आ गई, झगड़ा बहुत बड़ा, फिर मुकदमा चला, और फैसला हरिया लाल के हक में हो गया। जिसकी लाठी उसी की भैंस। सरकार भी इन्हीं की। वकीलों ने कहा कि मस्जिद पुरानी है और मुसलमान इसे इस्तेमाल भी नहीं करते, इसलिए हरिया लाल को इजाजत दे दी जाए कि वो अपनी जमीनों को इस्तेमाल करे। फैसला हो गया था, मगर मुसलमान काफी अरसे तक डटे रहे, और जब भी हरिया लाल ने मस्जिद की तरफ हाथ बढ़ाए, मुसलमान सर पर कफर बांध कर आ गए। खूब पकड़ धकड़ रही। आध बस्ती तो ऐसे ही खाली हो गई थी। फिर एक बुजुर्ग को ख्वाब में बशारत हुई। पुरानी मस्जिद के मजार के बुजुर्ग ने कहा कि जमीन अल्लाह की है, हम खुद यहाँ से हटे जाते हैं, मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। बुजुर्ग की बात सब ने मानी, और हरिया लाल ने अपना काम कर दिखाया। सो अब इस जगह नई नगरी आबाद हो गई। सारे ससुरे हिंदू ही आकर आबाद हुए हैं। ये है वहाँ की बात। पर अलीमुद्दीन खान साहब का तो 7-8 साल पहले ही इंतकाल हो गया था। मैं खामोशी से ये सब कुछ सुनता रहा।
मेरे दिल में एक अजीब सी होक उठ रही थी। यही हो रहा है, शुरू से यही हो रहा है। भूरिया चरण हर रास्ता रोक लेता था। तकदीर अगर कभी कुछ सामने लाती भी तो भूरिया चरण खेल ही खत्म कर देता। क्या इस कम वक्त का कोई तोड़ नहीं है? वो सबसे बड़ा ज्ञानी तो नहीं है, इससे भी बड़े होंगे। सुफली अलूम के माहिर और भी बहुत से होंगे। क्या इन सब को ऐसी ही कुव्वतें हासिल होती हैं? भूरिया चरण एक इंसान ही है और काले जादू का माहिर है। इसे इतनी बड़ी कुव्वत कैसे हासिल हो गई? और वो इससे ज्यादा ताकत वाले सुफली अलूम के माहिर हैं, तो क्या इन्हें भूरिया चरण के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? या फिर इसके सामने ऐसी कुव्वतें ले आई जाएं जो मजहब से मुताल्लुक रखती हों? भला काले जादू का एक माहिर कुरानी अलूम के सामने कैसे टिक सकता है? अगर किसी बुजुर्ग की नजर वाकई हो जाए मुझ पर, तो क्या मेरी कश्ती पार नहीं लग जाएगी? ये ख्याल दिल में अजीब से एहसासात पैदा करने लगा। बेचारा इमाम बख्श सादा निगाहों से मेरी चेहरा देख रहा था। फिर इसने गर्दन हिलाते हुए कहा, रतौली गए हो भैया कभी? नहीं बाबा जी, मैं कभी नहीं गया। तो फिर अलीमुद्दीन खान के बारे में कैसे जानते हो? बस ऐसा ही नाम सुना था किसी से, और इस मजार के बारे में बहुत कुछ सुना था जहाँ से लोग को बड़ा कुछ मिलता था। अरे इनकी क्या पूछो, रतौली संभाले हुए थे। जो पहुंच जाता मुराद पूरी हो जाती थी। यकीनन बाबा जी, यकीनन। वैसे बाबा जी और भी ऐसे मजार होंगे जहाँ मुरादें पूरी होती होंगी। लो भैया, बुजुर्गों से दुनिया खाली हो गई क्या? अरे एक से एक पड़े हुए हैं। आपको किसी ऐसी जगह का पता मालूम है? कोई ऐसे बुजुर्ग जिनका बड़ा नाम हो? कोई कमी है इनकी? दिल्ली जाओ निजामुद्दीन औलिया, अजमेर जाओ ख्वाजा साहब, खलील शरीफ जाओ साबिर, और फिर खुदा के नेक बंदे हर जगह मौजूद हैं। भैया कोई मिन्नत है तुम्हारी? हाँ, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। बाबा इमाम बख्श मुझे देखते रहे, शायद सोच रहे थे कि इन्हें अपनी मिन्नत के बारे में बताऊंगा, और फिर जब मैं कुछ न बोला तो खुद ही खामोश हो गए। सफर जारी रहा, न जाने कब सो गया। दिन की रोशनी में आंख खुली थी, गर्मी लग रही थी। रेल के पंखे न जाने क्यों बंद हो गए थे। बाबा इमाम बख्श भी मौजूद नहीं थे। हो सकता है इनका स्टेशन आ गया हो। रेल के पहिए रगड़ रहे थे, शायद ब्रेकें लग रही थीं। कोई स्टेशन आ रहा था। खिड़की से बाहर खाली खाली इमारतें नजर आ रही थीं। मैं इन्हें देखने लगा। सांसी का स्टेशन था। पत्थर की सेल पर ये नाम लिखा हुआ पढ़ा था। ट्रेन रुक गई, लेकिन बामुश्किल 2 मिनट। फिर विसल हुई, एक और झटका लगा और ट्रेन रेंगने लगी। मेरी नजरें खिड़की से बाहर प्लेटफार्म पर जमी हुई थीं, जहां इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे। आगे वाले डब्बों से इस स्टेशन पर उतरे हुए लोग अभी अपना सामान ही संभाल रहे थे। प्लेटफार्म के इंतहाई सिरे से मेरा डब्बा गुजरा तो मैंने एक बुर्का पोश औरत को देखा। इसने एक वजनी टोकरी संभाली हुई थी जो अचानक नीचे गिर गई। टोकरी चटाई की बनी हुई थी और हैंडल टूट गया था। कुछ सामान नीचे गिरा तो औरत ने घबरा कर अपने बुर्का नकाब उल्ट दिया और अचानक बिजली चमक गई। ये सारा खेल एक लम्हे का था। मेरे डब्बे ने प्लेटफार्म का आखिरी सिरा छोड़ दिया। ट्रेन रफ्तार पकड़ने लगी, मगर इस उल्टे हुए नकाब से जो चेहरा नमदार हुआ था, इसने मेरे पूरे वजूद को लर्जा दिया। मेरी शमसा थी, मेरी छोटी बहन। आह, अपने खून को न पहचानता कुछ लम्हे तो हवास ही मुअत्तल रहे। सोचने की कुव्वतें मफलूज हो गईं, मगर फिर एकदम होश सा आ गया। मैं दीवाना वार अपनी जगह से उठा। मुमकिन था कि ट्रेन से छलांग लगा देता, मगर हाथ जंजीर पर जा पड़ा था और जहन ने साथ भी दिया था। चुनाचा पूरी कुव्वत से जंजीर दबा दी। लोग चौंक कर मेरी अजतराबी हरकत को देखने लगे। किसी ने कुछ कहा भी था, मगर मैं दरवाजे पर गया और आधा नीचे लटक गया। लोग चीखने लगे थे, मगर किसी के अल्फाज मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। ट्रेन की रफ्तार फौरन ही मध्यम होने लगी और फिर बस वो इतनी मध्यम हुई कि मुझे जमीन नजर आने लगी, तो मैंने छलांग लगा दी। प्लेटफार्म काफी दूर हो गया था। पीछे क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम था। बस मैं बेतहाशा प्लेटफार्म की तरफ भाग रहा था। शमसा, आह, वो यहाँ क्या कर रही है? वो ट्रेन में तन्हा कहाँ से आई थी? शमसा मेरी बहन। पैरों में पंख लग गए। खासा फासला था, मगर मैंने बक रफ्तारी से तय कर लिया और प्लेटफार्म पर पहुंच गया। बुरी तरह फूल रहा था। आंखों के सामने अंधेरा सा फैल रहा था, मगर मैं आंखें फाड़े शमसा को तलाश कर रहा था। वह प्लेटफार्म पर नजर नहीं आ रही थी। यकीनन सामान संभाल कर बाहर निकल गई होगी। चुनाचा स्टेशन से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया। टिकट चेक कर अपनी जगह से हट चुका था। मैं बाहर निकला। चारों तरफ सन्नाटा था। बहुत कम लोग नजर आ रहे थे। मैंने हर तरफ नजरें दौड़ाई, मगर शमसा नजर न आई। कुछ फासले पर 2 तांगे खड़े हुए थे।
एक आगे था और दूसरा इससे कुछ पीछे। तांगे वाला खड़ा घोड़ों के शाने सहला रहा था। मैं इसके करीब पहुंच गया। अभी यहाँ तुमने किसी लड़की को देखा? मैंने भूले हुए सांस के साथ पूछा और तांगे वाला मुंह फाड़कर मुझे देखने लगा। एक लड़की बुर्का पहने हुए थी, हाथ में टोकरी थी। मैंने फिर कहा, हाँ जी। तांगे वाला बोला, कहाँ गई, किधर गई? मैंने फिर कहा, हमारे को क्या मालूम जी। ओह, तुम कह रहे थे तुमने इसे देखा है। देखा तो है जी, मगर वो किधर गई हमें क्या मालूम। पैदल गई है। मेरा सांस बहाल होता जा रहा था। नहीं जी, सज्जू के तांगे में गई है। ओहो, तो ये कहो, चलो तुम भी चलो। मैं इसके तांगे पर चढ़ गया और तांगे वाला हैरानी से मुझे देखने लगा। अजीब बेवकूफ आदमी हो, चलती हो या मैं तुम्हारा तांगा ले जाऊं? मैंने दांत पीस कर कहा। अरे नहीं जी, मगर जाओगे कहाँ? वो अचक्का तांगे पर चढ़ गया और इसने घोड़े की लगाम संभाल ली। आगे बढ़ो, मैंने घुरा कर कहा। तांगे वाला घोड़े को चटकाने लगा। सड़क पतली थी, नाहवार थी, सुर्ख ईंटों से बनी हुई, जो ज्यादातर जगह जगह से टूटी हुई थी और इन पर जगह जगह घोड़ों की लीद नजर आ रही थी। दो रोया दुकानें और इमारतें नजर आ रही थी, बत्ती बदनुमा और प्लस्तर से महरूम, मगर दूर दूर तक सन्नाटा था और आगे जाने वाला तांगा अभी तक नजर नहीं आया था। मैंने तांगे वाले के शाने पर हाथ रखा और वो उछल पड़ा। मेरे रवैये और अंदाज से वो कुछ खौफजदा हो गया था। क्या बात है जी? इसने सहमी हुई आवाज में पूछा। माफ करना दोस्त, वो बुर्का पोश लड़की मेरी बहन है, मुझसे बिछड़ गई है और बहुत दिन के बाद वो मुझे नजर आई है, इसलिए मैं परेशान हो गया हूँ। जरा तांगे की रफ्तार तेज करके सज्जू के तांगे को पकड़ो, जितने पैसे मांगोगे दूंगा। अच्छा जी। इसने एक तरफ अड़ा हुआ सांटा निकाल लिया और फिर घोड़े को हिदायत देने लगा। ये सड़क सीधी गई है, चौराहे तक जी। ओह, जरा जल्दी चलो, कहीं वो दूर ना निकल जाए, मैंने बेचैनी से कहा और तांगे वाले ने फिर घोड़े से गुफ्तगू शुरू कर दी। मगर घोड़े से इसकी ताल्लुकात ज्यादा बेहतर नहीं मालूम होते थे, इसलिए घोड़ा इससे तावा नहीं कर रहा था। हम चौराहे पर पहुंच गए और तांगे वाले ने एक जायज सवाल कर दिया, अब किधर चलूं जी? मैं क्या जवाब देता, बस आंखें फाड़ने लगा। तांगे वाले ने खुद ही ये मुश्किल हल कर दी। वो जा रहा है सज्जू का तांगा। मैं उछल पड़ा। कहाँ? वो इधर गया है, दूर है। तो चलो ना, कहीं ओझल ना हो जाए, मैंने कहा और तांगे वाले ने घोड़े को चाबक लगानी शुरू कर दिए। खुदा खुदा करके मैंने भी संजू का तांगा देखा, वो भी इसलिए कि इसकी रफ्तार सुस्त हो गई थी। फिर हम इस वक्त पहुंचे जब वो रुक गया। बुर्कापोश लड़की की एक झलक मैंने देखी। वो एक मकान के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। मैं गहरी सांस लेकर नीचे उतर गया। तांगे वाले को मैंने एक नोट दिया तो वो बोला, फूटे नहीं है जी, जाओ भाई, खुदा के वास्ते जान छोड़ो। मैंने दोनों हाथ जोड़कर कहा और आगे बढ़ गया। शमसा इस सामने वाले मकान के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई थी और इसी दरवाजे के दूसरी तरफ यकीनन मेरे माँ बाप होंगे। आंखें तरस गई थी इनकी सूरतों को। अब तो इनके चेहरे भी धुंधला गए थे। शमसा, मेरी रूह, मामू रियाज, अम्मी, अब्बा, ये बेचारे मेरी वजह से किस तरह दर बदर हुए हैं। सांसी इस शहर का नाम है। हमारा यहाँ से कभी कोई वास्ता नहीं रहा था। न जाने किन हालात के तहत इन्होंने इधर का रुख किया होगा और वो मुझसे ज्यादा दूर नहीं थे। कैसे जाऊं इनके पास? इनके सामने क्या होगा? वहां जाकर कैसे बिलकेंगे वो? कदम मन मन भर के हो रहे थे, बदन ढीला जा रहा था। मैं खुद इनसे दूर भागता रहा था, मगर सिर्फ ये सोचकर मैं एक मुजरिम हूँ, कातिल हूँ और मनहूस भूरिया चरण मरदूद की तवज्जो इनकी तरफ न हो जाने पाए, वो इससे बचे रहें। और अब मैं इनके सामने जाऊं तो क्या वो मुझसे सब कुछ पूछेंगे? बताने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मैंने जिसे भूरिया चरण के बारे में बताया वो बच न सका। कितना मुश्किल हो जाएगा इनके सवालात से बचना, और इनके पास रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इनसे मिलूंगा, दिल हल्का करूंगा, बस इतना कहूंगा इनसे कि मेरे लिए दुआ करें, खुदा से मेरी मुश्किल दूर करने के लिए गिड़गिड़ाएं। मैं इस अजाब से निकला तो इनकी खिदमत जरूर करूंगा, वरना वो मुझे सब्र कर लें। हाँ, महमूद की खैरियत इन्हें जरूर बताऊंगा। मामू रियाज के बारे में पूछूंगा कि वो किसके साथ शक्तिपुर गए थे। ये सारे ख्यालात इन चंद कदमों का फासला तय करते हुए दिल में आए थे। अजीब तशनगी कैफियत हो रही थी। न जाने किस तरह दरवाजे की जंजीर बजाई, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, फिर दूसरी तरफ कुछ आहटें सुनाई दी। जंजीर हिली और मेरी रूह आंखों में आ गई। अब अब्बा का चेहरा नजर आएगा, अम्मी होंगी या शमसा, मगर दरवाजा खुला तो इनमें से एक चेहरा भी आंखों के सामने नहीं था। वो एक बारिश बुजुर्ग थे, लंबी सफेद दाढ़ी, सफेद कपड़े, चेहरे पर नरमी थी। जी मियाँ, किससे मिलना है? उन्होंने नरम लहजे में पूछा। वो, महफूज मियाँ, यहाँ हम रहते हैं, नियाजुल्ला है हमारा नाम, यहाँ कोई महफूज नहीं रहते। अम्मी, शमसा, मेरी आवाज रोंद गई थी।
और नियाजुल्लाह चौंक कर मुझे देखने लगे। कुछ अजीब सा अंदाज था इनका, जैसे मेरी कैफियत पर गौर कर रहे हों। मेरे चेहरे पर मायूसी की गहरी लहरें चढ़ गई थीं। आंसू थे, आंखों में उमड़ आ रहे थे, हल्क बंद सा हो रहा था। सारे तस्वुरात चकनाचूर हो गए थे। चंद कदम का फासला तो मैंने ख्वाबों के महल बनाकर तय किया था। दिल ने यकीन कर लिया था कि माँ बाप का चेहरा निगाहों के सामने होगा, मगर ये सब कुछ